Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में BPCC 102 की यूनिट 2 न्यूरॉन एंड नर्व इम्पल्सिस को कवर करेंगे और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी के साथ ये यूनिट इधर खत्म हो जाएगी। इस यूनिट के 3 पार्ट्स और हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, जाकर के ज़रूर देखें। और अब हम स्टार्ट कर देते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। The recent advances in research by neuroscientists 1980s onwards have concluded that the brain has the ability to constantly change the structure and functions of the cell in response to any experience, injury or any trauma. The mature brain is constantly changing and adapting. This ability of brain is known as neuroplasticity. तो इसमें क्या है कि अभी न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसेंट में जितने भी एडवांस रिसर्चेस किए हैं, जितनी भी रिसर्चेस की हैं, उनका क्या कंक्लूजन निकला है। उनका कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे ब्रेन के सेल्स में कोई भी ट्रॉमा हो जाता है, फिर कोई भी इंजरी है या फिर हम कुछ भी एक्सपीरियंस करते जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने पूरी लाइफ स्पैन में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके रिजल्ट में हमारे ब्रेन में इतनी एबिलिटी होती है कि वो कंस्टेंटली यानी कि लगातार चेंज होता है, उसके सेल के स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, उसके फंक्शंस भी चेंज होते हैं। जितना हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं उतना ज़्यादा हम परफेक्ट होते जाते हैं किसी भी चीज़ में। अगर हम एक ही चीज़ को बार बार लगातार कर रहे हैं तो हमें क्या हो कि अगर हमें वो नहीं आती है कोई चीज़, या फिर मैथ का कोई क्वेश्चन है, अगर हमें वो नहीं आ रहा, अगर हम उसे बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमें वो ईजी लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में एबिलिटी है कि अगर हम एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा करते जाते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम उस काम में उतना ज़्यादा अच्छे होते जाते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन की में इतनी एबिलिटी है कि वो हमारे ब्रेन सेल्स के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को चेंज करता रहता है। Response to any experience, injury or any trauma. The mature brain is constantly changing and adapting. जो एक मैच्योर ब्रेन है, जो एक अडल्ट ब्रेन भी है, वो भी कंस्टेंटली चेंज करता रहता है और अडेप्टिंग यानी कि अडोप्ट करता रहता है नई नई चीज़ों को। दिस एबिलिटी ऑफ ब्रेन इज़ नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इस एबिलिटी को कि हमारा ब्रेन कंस्टेंटली चेंज होता रहता है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस चेंज होते रहते हैं। हमारे ब्रेन में इतनी एबिलिटी है और इस एबिलिटी को ही हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। It was earlier believed that any damage to CNS, central nervous system, is permanent or more or less permanent. It was also hypothesized that the adult or mature brain was incapable of any reorganization. तो पुराने टाइम पे क्या था, अर्लियर क्या था कि लोगों को ये लगता था, या जितने भी साइंटिस्ट थे, जब इतनी ज़्यादा रिसर्चेज नहीं हुई थी उस टाइम पे क्या था, लोगों को ये लगता था कि अगर हमारे CNS में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी डैमेज हो जाता है, तो या तो परमानेंट रहता है वो डैमेज, उससे कभी भी कोई पर्सन अगर किसी को डैमेज हो गया उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वो कभी भी उससे उभर नहीं पाएगा, उससे कभी भी उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। और ये जो इंजरी है, ये जो डैमेज है CNS में, ये तो परमानेंट रहता है या फिर थोड़ा कम टाइम के लिए परमानेंट रहता है। इट वॉज ऑल्सो हाइपोथेसाइज्ड दैट द अडल्ट मैच्योर ब्रेन वॉज इनकेपेबल ऑफ एनी रीऑर्गेनाइजेशन। और ये भी माना जाता था, ये भी कल्पना की जाती थी, हाइपोथेसाइज्ड मीन्स परिकल्पना, यानी कि कल्पना ये की जाती थी उस टाइम पे कि जो एक अडल्ट ब्रेन होता है, एक मैच्योर पर्सन का ब्रेन होता है, वो इनकेपेबल होता है रीऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि दोबारा से अगर किसी के ब्रेन में कोई भी, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम बड़ी एज में जाते हैं तो हम लर्निंग अच्छे से नहीं कर सकते, पढ़ाई की एक एज होती है। कुछ लोग ये मानते हैं और पहले ज़्यादा मानते थे कि अगर आपकी इतनी एज हो चुकी है तो आप इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, बचपन में हम ज़्यादा सीखते हैं, बड़े होकर नहीं सीख पाते इतना। तो ये मेंटलिटी क्यों थी? क्योंकि पहले ये लगता था कि जो अडल्ट ब्रेन है वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, कि अगर वो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, फ्यूचर में अगर कोई लर्निंग कर रहा है तो वो उतनी नहीं कर पाएगा। और पहले ये मानते थे कि हमारा जो अडल्ट ब्रेन है वो इनकेपेबल है किसी भी रीऑर्गेनाइजेशन में। बट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो अब रिसेंट एडवांस स्टडीज़ हुई हैं, जो रिसर्चेज हुई हैं, उनसे क्या पता चला है कि अडल्ट ब्रेन भी, एक मैच्योर ब्रेन में भी इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो चेंज हो जाए, कि वो जितने डैमेज सेल उन्हें रिपेयर कर सके, या फिर जो है ब्रेन है उसमें भी इतनी एबिलिटी, वो कंस्टेंटली चेंज होता है और वो अडॉप्ट भी करता है। तो ये रिसेंट स्टडीज़ में पता चला है। बट अर्लियर क्या था, अर्लियर लोगों को ये लगता था कि जो CNS है अगर उसमें कोई डैमेज हो गया तो वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता, कोई रिकवरी नहीं हो सकती, और एक मैच्योर ब्रेन, एक अडल्ट ब्रेन में कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। थ्रू आउट द लाइफ स्पैन न्यूरॉन्स कंटिन्यूसली die out and it was assumed that old cells are lost without being replaced by the new one। और अर्लियर क्या भी लगता था कि हमारी पूरी लाइफ में
मतलब हमारी पूरी लाइफ में हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली डाई भी होते रहते हैं, कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारे ब्रेन की सेल्स हैं वो पुराने होते जाते हैं और वो मरते जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पे नए जो सेल्स हैं वो नहीं बनते। ये पहले ऐसा एज्यूम किया जाता था कि इट वॉज एज्यूम्ड दैट ओल्ड सेल्स आर लॉस्ट विदाउट बींग रिप्लेस्ड बाई द न्यू वन, कि कोई भी न्यू सेल नहीं बनता है और जो पुराने सेल हैं वो मरते जाते हैं, वो बाहर जाते जाते हैं। द रिसेंट एविडेंस ऑन न्यूरोजेनेसिस growth of neurons throws light on the capability of an adult brain to generate new nerve cells. बट अभी जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, जितनी भी न्यू रिसर्चेज हुई हैं न्यूरोजेनेसिस में, न्यूरोजेनेसिस क्या है? ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स। ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनेसिस। इसमें इस स्टडी में जितने भी एविडेंस हुए हैं उसने किस चीज़ पर लाइट डाली? उससे ये पता चला है इन एविडेंस से कि अडल्ट ब्रेन में भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो न्यू नर्व सेल्स को जनरेट कर सके। द अडल्ट न्यूरोजेनेसिस कम्स फ्रॉम हिपोकैम्पस। जो अडल्ट न्यूरोजेनेसिस है, न्यूरोजेनेसिस जैसे कि हमने पढ़ा कि क्या होता है न्यूरोजेनेसिस? ग्रोथ ऑफ द न्यूरॉन्स। तो ओल्ड जो अडल्ट ब्रेन है उसमें न्यूरोजेनेसिस कहाँ से होती है? वो होती है हिपोकैम्पस से ही। हिपोकैम्पस क्या है? स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द मेडियल टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन एंड इज इन्वॉल्व इन मेमोरी, इमोशंस एंड मूड। हिपोकैम्पस क्या है? हमारी जो मेडियल टेम्पोरल लोब है ब्रेन में, मेडियल टेम्पोरल लोब वहाँ पर लोकेटेड है, एक यूनिक स्ट्रक्चर है ब्रेन का। इज़ इन्वॉल्व इन मेमोरी, इमोशंस एंड मूड, और ये मेमोरी, इमोशंस में और हमारे मूड में इन्वॉल्व होता है, इन सब फंक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है। और दूसरा कौन सा पार्ट है? ऑल फैक्ट्री बल्ब्स। ऑल फैक्ट्री बल्ब्स क्या है? आर दी फर्स्ट क्रेनियल नेर्व्स हुज आउटपुट गोज प्राइमरली टू एमिगडाला एंड पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स। अडल्ट ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस किससे होते हैं? हिपोकैम्पस से। हिपोकैम्पस और ऑल फैक्ट्री बल्ब्स, ये ऑल फैक्ट्री बल्ब से। हिपोकैम्पस क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो मेडियल टेम्पोरल लोब में है और इमोशंस में, मूड्स में, मेमोरी में, इनमें इन्वॉल्व होता है, इन फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। सेकंड है ऑल फैक्ट्री बल्ब्स। ऑल फैक्ट्री बल्ब्स क्या है? ये क्रेनियल नर्व से, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, हुज आउटपुट गोज प्राइमरली टू, और जिसका आउटपुट कहाँ जाता है? जिसका आउटपुट जाता है एमिगडाला एंड पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स में। तो ये दो स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन के अंदर, दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक अडल्ट ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस के लिए। डाइट एंड एनरिच्ड एनवायरनमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूरोजेनेसिस वाइल एज स्लीप डेप्रिवेशन एंड स्ट्रेस इम्पेयर्ड न्यूरोजेनेसिस। हम क्या खाना खा रहे हैं, हमारी क्या डाइट है, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी में, हमारे ब्रेन के न्यूरोजेनेसिस में, हमारे न्यूरॉन्स में, कि हमारे जो ब्रेन है, हमारे जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहें। हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं? अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमें ढंग से नींद नहीं आ रही, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करेगा, हमारे जो न्यूरोजेनेसिस हैं वो ढंग से नहीं हो पाएगी हमारे ब्रेन में। और अगर हम अच्छा खाना भी नहीं खा रहे हैं तो वो भी हमारी हेल्थ पे काफ़ी अफेक्ट करता है। अगर हमारे ब्रेन में जितने केमिकल्स हैं, अगर उन्हें वर्क करने के लिए प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर पाएगा। तो हमारी डाइट और हमारा एनरिच एनवायरनमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी में, न्यूरोजेनेसिस में। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी में 4 चीज़ें हैं: न्यूरल डीजेनरेशन, न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन, न्यूरल रीजेनरेशन और रिकवरी। तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी में ये 4 चीज़ें भी आती हैं। तो सबसे पहले न्यूरल डीजेनरेशन क्या है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट एंड डिसीज़। तो क्या होता है डीजेनरेशन में? अगर हमारे ब्रेन में कोई डिसीज़ हो गई है, किसी डिसीज़ की वजह से हमारे न्यूरॉन्स अफेक्ट हो गए हैं, वो टूट गए हैं, या फिर वो प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर नहीं है, वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डीजेनरेशन होती है डिसीज़ की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से। अगर हम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे न्यूरोजेनेसिस में हमारी डाइट, हमारा एनरिच्ड एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, हमारा ब्रेन डेवलप करता रहता है हमारे पूरे लाइफ स्पैन में, तो उस टाइम पे अगर हम प्रॉपर डाइट ना लें, एक अच्छी डाइट ना लें, कि हमारे न्यूरॉन्स ढंग से डेवलप ही ना हो पाए, तो वहाँ पे भी डीजेनरेशन हो जाती है, न्यूरल डीजेनरेशन। जो रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है? न्यूरल डीजेनरेशन। इट इज़ अफेक्टेड बाय नियर बाय ग्लायल सेल्स, डीजेनरेटिंग न्यूरॉन्स एंड एनी प्रोसेस और डिसीज दैट ट्रिगर्स डीजेनरेशन। अब ये किससे, न्यूरल डीजेनरेशन किस चीज़ से अफेक्ट होती है? ग्लायल सेल से। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे ब्रेन में 2 तरीके के सेल्स होते हैं,
हमारी बॉडी में एक तो न्यूरॉन सेल्स, नर्व सेल्स और दूसरे ग्लायल सेल्स। अब नर्व सेल्स क्या काम करते हैं वो तो हमने पढ़ा है, ग्लायल सेल्स क्या करते हैं ये भी हमने पहले पढ़ा था। ग्लायल सेल्स न्यूरॉन्स को, नर्व सेल्स को सपोर्ट देते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमारे ग्लायल सेल्स ही अच्छे से काम ना करें, वो ही जो है सिक्योर ना हो, वो ही हार्म हो जाए, उनको ही कोई वो ही अफेक्ट हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारे नर्व सेल्स भी अफेक्ट होंगे, उससे डिजेनरेशन हो सकती है, डीजेनरेटिंग न्यूरॉन्स की वजह से हो सकते हैं। और कोई भी प्रोसेस और या फिर कोई भी डिसीज़ जो डीजेनरेशन को ट्रिगर करती है, वो सब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, वो सब किससे अफेक्ट करते हैं, न्यूरल डीजेनरेशन को। When the axon of the neuron is cut, it causes two kinds of degeneration. अब डीजेनरेशन दो तरीके की होती है, इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन भी देखेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आए कि डीजेनरेशन क्या है और किस तरीके से ये दो टाइप की डीजेनरेशंस होती है। ये एक इलस्ट्रेशन है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें कि ये एक न्यूरॉन है और अब इसमें कोई भी इंजरी की वजह से या फिर कोई भी चोट लग गई उसकी वजह से क्या हुआ, कोई भी डिसीज़ की वजह से ये जो न्यूरॉन है ये अपने एक्सोन से ये कट गया है, इसमें कट आ गया है। जैसे हमने पढ़ा था, व्हेन द एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन इज कट इट कॉजेज टू काइंड्स ऑफ डीजेनरेशन। अब पहले हम डीजेनरेशन देखते हैं क्या है, कि ये एक्सोन में कट आया है किसी भी डिसीज या फिर किसी भी इंजरी की वजह से, और इसकी वजह से ये सेल बॉडी और ये एक्सोन दोनों क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, दोनों अलग हो गए हैं। इसे बोलते हैं डीजेनरेशन, न्यूरल डीजेनरेशन। ठीक है, कोई भी कट या फिर किसी भी डिसीज़ की वजह से या फिर ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही, उस वजह से किसी भी वजह से ये जो न्यूरल डीजेनरेशन है वो होती है। अब यहाँ पे एक्सोन है वो दो पार्ट, वो डिवाइड हो गया, उसमें कट आया है। ठीक है, ये एक्सोन था, ये एक्सोन और इसमें कट आया, सेल बॉडी अलग हो गई है और एक्सोन जो टर्मिनल पार्ट है वो अलग हो गया है। अब यहाँ पे दो तरीके की न्यूरल डीजेनरेशन होती है इस सिचुएशन पे। तो कौन सी होती है, When the axon of the neuron is cut, it causes two kinds of degeneration. जब भी एक्सोन में कोई भी कट लगता है किसी भी न्यूरॉन की, तो उससे दो तरीके की देयर आर टू काइंड्स ऑफ डीजेनरेशन, दो तरह की डीजेनरेशन होती है, जिसमें फर्स्ट है एंटेरोग्रेड। अब ये एंटेरोग्रेड डीजेनरेशन क्या है, व्हेन द एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन ब्रेक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कट टुवर्ड्स द टर्मिनल बटन एंड द डिस्टल एंड ऑफ द एक्सोन डीजेनरेट्स। इसमें क्या होता है इस एंटेरोग्रेड डीजेनरेशन में, कि अगर किसी भी न्यूरॉन के एक्सोन में कट लगा, वो ब्रेक हुआ अपने एक्सोन से, तो वो क्या कि वो कट किधर से हो, टर्मिनल एंड के टुवर्ड्स, और उससे क्या क्या रिजल्ट आता है, उससे क्या होता है कि द डिस्टल एंड ऑफ द एक्सोन डीजेनरेट्स। जो एंड है, जो टर्मिनल एंड है, डिस्टल एंड है, वो डीजेनरेट होता है। इसके लिए हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। ये एक्सोन है और इसमें कट लगा है, ये जो वाइट लाइन है ये कट हुआ है, यहाँ से एक्सोन कट हुआ है। अगर ये टर्मिनल एंड्स के टुवर्ड्स हुआ है, तो ये सिर्फ जो एक्सोन है वो डीजेनरेट होगा, जो टर्मिनल एंड है, डिस्टल एंड है, ये डीजेनरेट होगा और सेल बॉडी ऐसे ही रहेगी। सेल बॉडी प्रॉपर रहेगी, ये एक्सोन का ऊपर का पार्ट ये भी प्रॉपर रहेगा। सिर्फ क्या डीजेनरेट होगा, टर्मिनल एंड। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है एंटेरोग्रेड डीजेनरेशन, तो सिर्फ टर्मिनल जो एंड है, डिस्टल एंड है, वो डीजेनरेट होगा। हमारी सेल बॉडी प्रॉपर काम करेगी, न्यूरॉन जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई भी हार्म नहीं होगा उसे, वो डीजेनरेट नहीं होगा एंटेरोग्रेड डीजेनरेशन में। बट यहीं पर अगर ऐसा हो जाता है कि जो एक्सोन है उसमें कट लगा, एक्सोन में सेल बॉडी न्यूरॉन के एक्सोन में, और जो हार्म हुआ है, जो डीजेनरेशन हुई है, वो सेल बॉडी के टुवर्ड्स हुई है। ठीक है, सेल बॉडी के टुवर्ड्स हुई है, जो सेल बॉडी है वो भी और ये ऊपर एक्सोन भी, ये डीजेनरेट हुआ है, इसमें कोई भी डिसीज़ हुई है या ये इसको हार्म हुआ है, तो इससे क्या होगा कि पूरा सेल, जो पूरा नर्व सेल है वो ही ख़त्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं रेट्रोग्रेड डीजेनरेशन। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। रेट्रोग्रेड डीजेनरेशन, व्हेन द न्यूरॉन ब्रेक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सोन इंक्लूडिंग द सेल बॉडी, it is the degeneration of the segment that is proximal cut between the cut on the axon and the cell body। तो रेट्रोग्रेड डीजेनरेशन क्या है, जब कोई न्यूरॉन वो ब्रेक हो रहा है सेंटर ऑफ द एक्सोन इंक्लूडिंग द सेल बॉडी, एक्सोन के सेंटर को लेकर, एक्सोन का सेंटर और सेल बॉडी, अगर एक न्यूरॉन के एक्सोन के सेंटर और सेल बॉडी दोनों ही ब्रेक हो रही हैं, उसे बोलेंगे रेट्रोग्रेड डीजेनरेशन, जिसमें एक्सोन का सेंटर और सेल बॉडी दोनों ही
जो है ब्रेक हो गई हैं, हार्म हुई है, उसे बोलेंगे रेट्रोग्रेड डीजनरेशन। और इस डीजनरेशन में क्या होता है कि अगर रेट्रोग्रेड डीजनरेशन हुई है किसी सेल का, अगर न्यूक्लियस ही, उसकी सेल बॉडी ही जो उसका मेन सोर्स है एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने का, अगर वो ही ख़त्म हो गया तो वहाँ पे कोई भी चांस नहीं होता कि कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फिर कोई भी रिकवरी, यानी कि वो सेल वो मर ही जाएगा सेल, उसमें रिकवरी नहीं हो सकती, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। ऐसी जो डीजनरेशन उसे बोलेंगे रेट्रोग्रेड डीजनरेशन। इस एक्सोन में कट लगा, इस एक्सोन में डैमेज हुआ है इस न्यूरॉन में, तो इसमें क्या हुआ कि जो नीचे जो टर्मिनल एंड है वो डीजनरेट हुआ है। देखो यहाँ पे टर्मिनल एंड बटन्स है, इधर हैं और इधर से ये ख़त्म हो गए, तो टर्मिनल एंड जो है वो ख़त्म हुआ है, बट सेल बॉडी एज इट इज़ अपना काम कर रही है। और इसे बोलेंगे हम एंटेरोग्रेड डीजनरेशन। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को देखो, यहाँ पे जो जितने भी कीटोप्लाज्म है, जितने भी ऑर्गेनल्स है सेल बॉडी के अंदर, वो सब प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जो न्यूक्लियस है, वो छोटे होते जा रहे हैं, वो अपनी जगह से जाते जा रहे हैं, वो टूटते जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा है, यहाँ पे जो ये एक्सन है वो टूट गया था, यहाँ पे कट हो गया था, बट यहाँ पे वो रीजनरेट हो रहा है। हमारी ब्रेन की जैसे हमने पढ़ा था क्या कैपेबिलिटी है कि वो एक मैच्योर ब्रेन भी कंस्टेंटली चेंज हो सकता है, वो अडेप्ट कर सकता है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, रीजनरेशन हो सकती है, क्योंकि इसकी सेल बॉडी प्रॉपर है, इसकी सेल बॉडी अभी भी, इसमें न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, इसको अच्छा प्रोटीन मिल रहा है, तो ये दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इधर, ये इसे बोलते हैं हम कोलेट्रल स्प्राउटिंग। कोलेट्रल स्प्राउटिंग इसमें क्या है कि धीरे धीरे ये जो स्प्राउट्स हैं, ये कोलेट्रल स्प्राउट्स दोबारा से एक्सोन से जुड़ जाएंगे और दोबारा से जो न्यूरॉन है वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग को करेगा। बेशक उस लेवल की नहीं करेगा जैसे कि वो पहले करता था, बट क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, उसे प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है, तो दोबारा से एक्सन अपना काम, अपनी फंक्शंस कर सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोबारा से जो न्यूक्लियस जो सेल बॉडी है वो अपनी प्रॉपर शेप में आ गई है। तो ये होता है, अगर एंटेरोग्रेड डीजनरेशन हुई तो चांसेस हैं कि सेल दोबारा से अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में फंक्शनिंग कर सके। बट अगर रेट्रोग्रेड डीजनरेशन हुई है, अगर सेल बॉडी ही, अगर किसी न्यूरॉन की सेल बॉडी ही ख़त्म हो गई है, उसकी सेल बॉडी और अपर जो एक्सन है वो, सेंटर जो एक्सन है वो ख़त्म हो गया है, तो कोई चांस नहीं है कि रीऑर्गेनाइजेशन हो सकेगी या रीजनरेशन हो सकेगी, कोई चांस नहीं है। तो एंटेरोग्रेड रीजनरेशन में, एंटेरोग्रेड डीजनरेशन में हम दोबारा से जो सेल है वो रीजनरेट या रीऑर्गेनाइज हो सकता है, बट अगर रेट्रोग्रेड डीजनरेशन हुई है तो सेल दोबारा से फंक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है न्यूरल रीजनरेशन। अब हमने पढ़ा था न्यूरल डीजनरेशन, अब नेक्स्ट है न्यूरल रीजनरेशन। इट इज़ द रीग्रोथ ऑफ डैमेज्ड न्यूरॉन्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो डैमेज न्यूरॉन है उसकी रीग्रोथ को क्या कहते हैं, न्यूरल रीजनरेशन। वंस द न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉयड इन द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन अडल्ट मैमल्स दे डू नॉट रिकवर। अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, किसी अडल्ट पर्सन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, किसी अडल्ट मैमल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर CNS में कोई भी न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो गया तो वो दोबारा से रिकवर नहीं हो सकता। हावेवर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS दे डू ट्राई टू रीजनरेट बट द नॉर्मल फंक्शंस मे नॉट बी पॉसिबल। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर उसमें कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके चांसेस नहीं है कि वो रिकवर होएगा। बट अगर हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, हमारे PNS में कोई भी सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसमें इंजरी हो जाती है, तो उधर चांसेस हैं कि वो सेल दोबारा से रिकवर हो जाए, रीजनरेट हो जाए, बट उसकी फंक्शनिंग उस लेवल की नहीं होगी जितने की डैमेज से पहले थी, बट फंक्शनिंग होगी, वो रिकवर करेगा। इफ़ द मेलिन शीथ इज इंटैक्ट then the regenerating axon may grow through them to their desired target areas। अगर मेलिन शीथ इंटैक्ट है, अगर मेलिन शीथ नहीं टूटी है, मेलिन शीथ नहीं खराब हुई है, मेलिन शीथ जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल हैं, उसके सराउंडिंग होती है, ताकि जो न्यूरॉन है वो एक दूसरे से जुड़ा रहे और न्यूरॉन को, जो नर्व सेल है, उसे एक स्ट्रेंथ, एक शीट, एक कवच प्रोवाइड हो, उसे बोलते हैं मेलिन शीथ। और मेलिन शीथ अगर जुड़ी हुई है, मेलिन शीथ में कोई भी, मतलब मेलिन शीथ अगर हार्म नहीं हुए, बीच में सिर्फ एक्सॉन कट हुआ है, तो मेलिन शीथ क्या करेगी कि वो रीजनरेट करेगी एक्सॉन को, मे ग्रो थ्रू देम टू देयर डिजायर टारगेट एरियाज, और दोबारा से जो टारगेट एरियाज वहाँ तक ग्रो करने की कोशिश करेगी। इफ़ द नर्व इज सीवियर्ड and the ends of the मेलिन शीथ moves apart, then no meaningful regeneration will take place।
अगर कोई भी न्यूरॉन, कोई भी नर्व है वो बहुत ही सीवियर यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से अगर डैमेज हुई है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मेलन शीथ है वो मूव्स एंड दी एंड्स ऑफ द मेलन शीथ मूव्स अपार्ट। और मेलन शीथ के जो एंड है वो अगर अपार्ट यानी कि किसी गलत डायरेक्शन में, जिस जो टारगेट डायरेक्शन है उधर ना जाकर किसी दूसरी डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो कोई भी मीनिंगफुल रीजनरेशन नहीं हो पाएगी। इफ द नर्व इज सीवियर्ड एंड द मेलन शीथ एंड्स slightly gets separated from one another, then incorrect myelin sheath develop that reaches out to undesired target areas। और अगर कोई न्यूरॉन बहुत ज़्यादा सीवियर जो है उसको डिसीज़ है या फिर कोई भी सीवियर डैमेज हुआ है किसी नर्व में, और जो माइलिन शीथ है उस न्यूरॉन की, उस नर्व की माइलिन शीथ अगर थोड़ी सी भी सेपरेटेड हो जाती है एक दूसरे से, यानी कि माइलिन शीथ एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाती है तो एक इनकरेक्ट माइलिन शीथ बनेगी, क्योंकि एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी है और बीच में से टूटी हुई भी होगी। तो अगर वो अगर बन भी जाती है, अगर पूरा एक्सन दोबारा से हमारा पूरा नर्व फंक्शनिंग के लिए तैयार हो भी जाता है, तब भी वो जो माइलिन शीथ है वो उस डिज़ायर टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक हम चाहते हैं, जहां तक उसे होना चाहिए वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगी और किसी अनडिज़ायर टारगेट एरिया तक जाएगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि माइलिन शीथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है पीएनएस के नर्व सेल्स में। पीएनएस न्यूरॉन्स हैव द इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू रीजनरेट वेल सीएनएस न्यूरॉन्स कैन नॉट रीजनरेट। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी डैमेज हो जाता है, तो वो सेल डिस्ट्रॉय जो कि सीएनएस में हुआ है वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होगा, जबकि पीएनएस में डिस्ट्रॉय हुआ सेल दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पीएनएस न्यूरॉन्स है हैव द इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू रीजनरेट। जो पीएनएस के न्यूरॉन्स हैं उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें इनहेरेंट कैपेबिलिटी है कि वो रीजनरेट हो सके। तो क्या ऐसा सच में है कि जो पीएनएस में न्यूरॉन्स है वो डिफरेंट है या फिर सीएनएस में जो न्यूरॉन्स है वो डिफरेंट है? तो देखते हैं। सीएनएस न्यूरॉन्स आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन इफ ट्रांसप्लांटेड टू द पीएनएस, while some PNS neurons transplanted to CNS are not capable of regeneration। इसमें लिखा है कि CNS के जो न्यूरॉन्स है वो भी रीजनरेट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है उसके लिए कि जो उन्हें ट्रांसप्लांट करना होगा PNS में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर हम न्यूरॉन कोई भी कुछ कितने भी थोड़े बहुत अगर हम न्यूरॉन ले करके अगर हम अपने पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में अगर हम उन्हें ट्रांसप्लांट करा देते हैं तो CNS के न्यूरॉन्स भी वर्क करेंगे, वो भी रीजनरेट कर सकेंगे। जबकि अगर हम पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम से अगर हम न्यूरॉन्स ले करके हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसप्लांट करा देते हैं तो उसके बाद वो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स भी रीजनरेट नहीं करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है? दिस क्लियरली इंडिकेट्स द एनवायरमेंट ऑफ PNS दैट प्रोमोट्स रीजनरेशन, की जो एनवायरमेंट है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का वो एनवायरमेंट ही उसे प्रोमोट कर रहा है कि वो दोबारा से रीजनरेट कर सके। वो कोई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स अलग नहीं है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स जो है वो अलग नहीं है, बट जिस एनवायरनमेंट में ये हैं ये नर्वस सिस्टम वो उसे प्रमोट कर रहे हैं। पीएनएस के नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसका एनवायरनमेंट पीएनएस न्यूरॉन्स को प्रमोट कर रहा है कि वो रीजनरेट करे, जबकि सीएनएस का एनवायरनमेंट उन न्यूरॉन्स को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो ये मेन रीज़न है कि क्यों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है वो जनरेट कर सकते हैं, रीजनरेशन उसमें हो सकती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं कर सकते। When axon degenerates, जब एक्सन डीजनरेट होता है जैसे कि हमने पहले पढ़ा, न्यू एक्सन ब्रांच आउट फ्रॉम एडजेसेंट हेल्थी एक्सन्स एंड साइनेप्स एट द प्लेस वोकेटेड बाय degenerating axon। दिस इज नोन एज कोलेट्रल स्प्राउटिंग। इसे हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे कि जैसे हमने देखा था कि जब डीजनरेशन होती है, ये एक्सन है और इसमें जो है डीजनरेशन हुई है, तो ये जो एक्सन का टर्मिनल पार्ट है ये अलग हो गया है, और जो ये हेल्दी एक्सन है, जो ये हेल्दी सेल बॉडी और एक्सन है, इसमें से क्या ये कोलेट्रल स्प्राउटिंग हो रही है, इसे बोलते हैं कोलेट्रल स्प्राउटिंग। और ये स्प्राउटिंग क्या करेगी, आगे जाके जो ये डीजनरेटेड जो एक्सन है उससे जुड़ जाएगी और दोबारा से क्या करेगी, एक न्यू सेल को जो कि डीजनरेट हो गया था उसे दोबारा से रीजनरेट करेगी। ये बात हमने पहले डीजनरेशन न्यूरल डीजनरेशन में पढ़ ली थी और इसे हम बोलते हैं कोलेट्रल स्प्राउटिंग। तो ये था इसमें। आई होप कि आपको समझ में आया हो।
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूरल और रीऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन में क्या है? स्टडीज कंडक्टेड ऑन लेबोरेटरी एनिमल्स टू स्टडी न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ब्रेन डैमेज हैव प्राइमरली फोकस्ड ऑन सेंसरी एंड मोटर कॉर्टेक्स एरियाज ऑफ ब्रेन। बहुत सी स्टडीज न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए बहुत सारी स्टडीज जो है लेबोरेटरी एनिमल्स पे, यानी कि रैट्स पे, कैट्स पे, मंकीज़ पे, इनके ऊपर बहुत सारी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्चेस की गई थी, ताकि हमें न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या ये हो भी सकती है या नहीं हो सकती, इसका हमें पता चले। और उन एनिमल्स के कहते हैं उनके ब्रेन को डैमेज किया गया था, और हमें ने जो रिसर्चर्स थे उन्होंने मेन जो फोकस है उनका क्या था? सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स एरियाज। उनका मेन फोकस था कि हमारे सेंसरी फंक्शंस, हमारे मोटर फंक्शंस और मोटर कॉर्टेक्स के ऊपर उन्होंने मेन डैमेज करा था, और उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हमने चेक करा था। द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडीज क्लियरली इंडिकेट कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग डैमेज इन लेबोरेटरी एनिमल्स। और इन स्टडीज़ से क्या पता चला? इन स्टडीज से क्लियरली ये पता चल गया था कि कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग डैमेज इन लेबोरेटरी एनिमल्स, ये जो स्टडीज़ थी वो साफ साफ इंडिकेट कर रही थी कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन को, कि जितने भी लेबोरेटरी एनिमल्स थे जिनके ब्रेन में डैमेज था उनमें कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, यानी कि दोबारा से उनके ब्रेन की जो नर्व्स थी जो इंजर्ड थी वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज हुई थी। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ऑन अडल्ट ममेलियन ब्रेन आल्सो कंक्लूड दैट adult brain can reorganize its primary motor and sensory functions after gaining sufficient experience। तो इस ये जो स्टडी थी, ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने और क्या क्या कंक्लूड करा था, क्या क्या कंक्लूजन निकला था कि जो हमारे जितने अडल्ट मैमेलियन थे उनके ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, और उनसे कंक्लूजन निकला कि जो अडल्ट ब्रेन है उसमें भी इतनी कैपेसिटी है, उसमें भी इतनी एबिलिटी है कि वो दोबारा से जो उसके प्राइमरी मोटर फंक्शंस हैं और जितने भी सेंसरी फंक्शंस हैं वो उन्हें रीऑर्गेनाइज कर सके कुछ एक्सपीरियंस की वजह से। किसी के कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी एनिमल, अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है उसके ब्रेन में, तो ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी भर वो कुछ काम ही नहीं कर सकता है, उसके मोटर फंक्शंस दोबारा से वो कोई मोटर फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, सेंसरी उसके फंक्शंस ख़राब हो जाएंगे। इन एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला था कि अगर कोई भी अडल्ट ब्रेन भी है, किसी अडल्ट पर्सन के ब्रेन में भी रीऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, दोबारा से उसकी मोटर फंक्शंस और सेंसरी फंक्शंस वर्क कर सकते हैं कुछ सफिशिएंट एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। तो ये पूरी बात थी इस न्यूरल और रीऑर्गेनाइजेशन में, कि जो हमारा ब्रेन है, स्टडीज से पता चला कि जो हमारा अडल्ट ब्रेन है वो भी रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। अब लास्ट है रिकवरी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंट्स ऑन ब्रेन डैमेज पेशेंट्स एंड हैंस इट इज़ पुअरली अंडरस्टूड। रिकवरी जो है बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, जब से डिफ़िकल्ट टास्क होती है किसी भी पर्सन के ब्रेन के लिए, किसी भी एनिमल के ब्रेन के लिए, कि दोबारा से उसका ब्रेन दोबारा से रिकवर हो सके, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और कोई भी कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंट करना किसी पेशेंट के ऊपर जिसको ब्रेन डैमेज है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती हमें। बट देयर इज़ सम एविडेंस, बट कुछ एविडेंस हैं दैट एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस क्रिएट कॉग्निटिव रिसोर्सेज टू हेल्प in recovery functions referred to a cognitive reserve। बट देर इज़ सम एविडेंस, बट बहुत से ऐसे एविडेंस है जिससे पता चलता है कि हाँ, किसी पर्सन की एजुकेशन और इंटेलिजेंस क्या क्रिएट करती है, किसी पर्सन की इंटेलिजेंस और एजुकेशन क्रिएट करती है कॉग्निटिव रिसोर्सेज, ऐसे कॉग्निटिव रिसोर्सेज जो कि रिकवरी में हेल्प करे, रिकवरी करने में किसी फंक्शंस को हेल्प करे, डैमेज फंक्शंस को रिकवर करने में हेल्प करे, उन्हें बोलते हैं कॉग्निटिव रिजर्व्स। Cognitive and physical exercises helps to recover from nervous system damage। बहुत सी कॉग्निटिव और फिजिकल एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि ब्रेन डैमेज में, नर्वस सिस्टम में डैमेज में रिकवरी में हेल्प करती है। कॉग्निटिव रिजर्व, अब कॉग्निटिव रिजर्व अभी हमने पढ़ा है कि हमारी जितनी भी एजुकेशन है और इंटेलिजेंस है, एजुकेशन और इंटेलिजेंस हेल्प करती हैं ब्रेन की रिकवरी में, जितने भी नर्वस सिस्टम डैमेज है उसकी रिकवरी में, इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिजर्व। हमारी एजुकेशन और इंटेलिजेंस क्या है, कॉग्निटिव रिसोर्स का काम करते हैं जो हमारी रिकवरी में हेल्प करती है, इसे बोलते हैं कॉग्निटिव रिजर्व। और ये कॉग्निटिव रिजर्व जो है, ये कॉग्निटिव रिजर्व हैज़ बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट एजुकेटेड पीपल आर लेस वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ एजिंग रिलेटेड ब्रेन डेटेरियोरेशन। ये डेटेरियोरेशन मीन्स डीजेनरेशन ही है, डीजेनरेशन को डेटेरियोरेशन कहते हैं। तो कॉग्निटिव रिजर्व हैज़ बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन, जो कॉग्निटिव रिजर्व ये जो फेनोमेना है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ये चीज़ को, इस बात को एक्सप्लेन करने में कि जितने एजुकेटेड पीपल हैं
cognitive reserve has been used to explain that educated people are less vulnerable to the impact of aging related brain deterioration. तो ये जो फेनोमेना है कॉग्निटिव रिजर्व, ये जो बात कही थी, इसका यूज़ क्यों किया गया था? इसका यूज़ किया गया था इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में कि जितने भी एजुकेटेड पीपल हैं, जितने एजुकेटेड लोग हैं, वो एज के साथ जितनी भी हमारे ब्रेन में डीजनरेशन होती है, डेवलपमेंट के टाइम पे जितनी भी डीजनरेशन होती है, उसमें उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर कम पड़ता है। यानी कि कोई पर्सन है वो बहुत एजुकेटेड है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो उसके ऊपर ब्रेन डीजनरेशन की जो न्यूरल डीजनरेशन है एजिंग के साथ साथ वो कम इम्पैक्ट करेगा। और कोई पर्सन है जो इलिटरेट है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, जिसका IQ लेवल अगर कम है, तो उस पे जो उसके ऊपर उसकी लाइफ के दौरान जितनी भी डेवलपमेंट होगी या फिर एजिंग के दौरान डीजनरेशन उसके ऊपर ज़्यादा होगा, न्यूरल डीजनरेशन उसके ब्रेन में ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एक एजुकेटेड पर्सन के कंपैरिजन में। जैसे कि हमने बहुत सा देखा भी होगा कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, यानी कि स्पेशल चाइल्ड तो आपको पता ही होगा, जैसे जो बच्चे होते हैं जो 7 मंथ में जिनका बर्थ होता है या फिर 10 मंथ्स में जिनका बर्थ होता है, तो उनमें क्या होता है, उनके ब्रेन में जो उन्हें डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गया या फिर कोई भी डिसऑर्डर हो गया, तो उनकी लाइफ स्पैन बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये इतने टाइम तक जिएगा, 10 ईयर्स तक या 12 ईयर्स तक। उनकी एज ज़्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं, तो उनका IQ लेवल कम होता है, और जिनका IQ लेवल कम होता है उनके ऊपर उनके ब्रेन में जो न्यूरल डिजनरेशन है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एक एजुकेटेड पीपल के कंपैरिजन में। तो ये जो कॉग्निटिव रिजर्व है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में यूज़ की जाती है। With the discovery of neuroplasticity, neuroscientists are conducted studies on neurotransplantation as a treatment for CNS damage, as well as rehabilitative training to promote recovery from CNS damage. अब जैसे जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी की डिस्कवरी हो रही है, जो जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो क्या करें, न्यूरो ट्रांसप्लांटेशन जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं। और न्यूरो ट्रांसप्लांटेशन जो ट्रीटमेंट है, जो CNS डैमेज के लिए यूज़ किया जाता है, कि अगर किसी पर्सन के जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें कोई डैमेज है, उसमें कोई नर्व है जो डैमेज्ड है, तो हम उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल भी है बुक में। इसका एग्जांपल है ट्रांसप्लांट ह्यूमन फैटल डोपामाइन सेल्स टू ट्रीट पार्किंसंस डिसीज़। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, जैसे कि हमने पहले वीडियोज़ में पढ़ा है कि अगर डोपामाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे ब्रेन में, तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में हमें क्या डिसीज़ हो जाती है, पार्किंसंस डिसीज़ हो जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम न्यूरो ट्रांसप्लांटेशन का ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं कि हम और ज़्यादा डोपामाइन सेल्स, किसी पर्सन को अगर जैसे पार्किंसंस है तो उसके ब्रेन में और ज़्यादा डोपामाइन सेल्स को हम न्यूरो ट्रांसप्लांट कर सकें। तो इस तरीके से न्यूरो ट्रांसप्लांटेशन यूज़ होती है एज अ ट्रीटमेंट फॉर CNS डैमेज एज वेल एज रिहेबिलिटेटिव ट्रेनिंग। और रिहेबिलिटेटिव ट्रेनिंग का भी यूज़ किया जाता है CNS की रिकवरी को करने में, CNS डैमेज को रिकवर करने में। तो ये था इस पूरे चैप्टर में। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही पूरी यूनिट इधर ख़त्म हो गई है। तो अगर पूरी यूनिट में, इस यूनिट के 4 पार्ट्स हैं, क्योंकि हर पार्ट को एक्सप्लेन करना थोड़ा लंबा हो रहा था और वीडियो काफ़ी ज़्यादा 1 घंटे की भी बन सकती थी। अगर मैं चारों पार्ट एक वीडियो में बनाती तो शायद 4 घंटे की वीडियो बन जाती। तो इसलिए मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। आई होप कि आपको सारे पार्ट समझ में आए हों। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।